जहां तक सारे राज्यों में कुछ आईटीआई का संबंध है और उसके तहत अनेक अपेक्षित पाठ्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। इस महामारी से बाध्य होकर स्कूल को बंद किए जाने के कारण हमारे बच्चे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हमारे छात्र हैं, उनको 2 वर्षों की औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा। अधिकतर ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हम अनुपूरक शिक्षण दिए जाने और शिक्षा हेतु एक उत्थानशील तंत्र तैयार करने की जरूरत को स्वीकार करते हैं। इस उद्देश्य से एक क्लास, एक टीवी चैनल कार्यक्रमों को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सभी राज्यों को अनुपूरक शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी, जो क्षेत्रीय भाषाओं में 1 से लेकर 12 कक्षा तक छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को स्थान देने के लिए वर्चुअल पाठ्यक्रमों और समकालीन शिक्षण प्रवेश के लिए 15 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी और ये ई कंटेंट के माध्यम से किया जाएगा और अध्यापकों को सशक्त किया जाएगा कि वह शिक्षण के माध्यम से अच्छी शिक्षा इनको उपलब्ध करा सकें। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ताकि छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो सके। पूरे देश में और विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह अलग अलग भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और आईटी फॉर्म्स में होगी और जो विश्वविद्यालय है वह हमारे नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें हब भवन अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता से युक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे। जहां तक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा। इसमें चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कंसेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ा दी है। गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच को स्थापित करने के लिए एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क होगा, जिसमें NIMHANS का एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। नारी शक्ति को हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक अग्रदूत के रूप में महत्व दिए जाने की बात को स्वीकार करते हुए इस अमृत काल के दौरान हमारी सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय की योजनाओं को पुनर्जीवित किया है। तदनुसार 3 योजनाएं यथा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा, जिससे कि महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ मिल सके। सक्षम आंगनवाड़ियां नई जनरेशन की आंगनवाड़ियां हैं, जिनके तहत बेहतर बुनियादी सुविधा और श्रव्य व दृश्य सहायता मौजूद है और उनको स्वच्छ ऊर्जा से संपन्न भी किया जाएगा ताकि बच्चों के प्रारंभिक विकास में सहायता मिल सके। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में उन्नत किया जाएगा। हर घर नल से जल के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है, जिसमें 2 वर्षों से नल का पानी उपलब्ध करवाया गया है 5.5 करोड़ परिवारों को। 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ताकि 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जा सके 2022-2023 के दौरान।
2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे जो पीएम आवास योजना के अभिज्ञात व पात्र लाभ अनुभोगी होंगे। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस उद्देश्य के लिए किया गया है। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मध्यम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और जो भी गरीब लोग हैं शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके लिए भी हम काम करेंगे। हम वित्तीय क्षेत्र के भी नियामकों के साथ मिलकर काम करेंगे जिससे कि पूंजी सुलभ हो सके और मध्यस्थता पर आने वाले खर्च में कमी की जा सके। एक नई योजना प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इस नाम की एक नई योजना चलाई जाएगी उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से। इसमें पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप उत्तर पूर्व की जरूरत के अनुसार बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। इससे युवकों और महिलाओं के अलग अलग क्षेत्रों में जो आजीविका संबंधी क्रियाकलाप हैं उनको सुलभ कराया जा सकेगा और अंतर को पाटा जाएगा। और कोई भी केंद्र राज्य सरकार या हमारी जो केंद्र सरकार है यह वर्तमान योजनाओं का विकल्प नहीं होंगी, जबकि केंद्रीय मंत्रालय अपनी परियोजनाओं को ला सकते हैं। 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची में अनुबंध 1 में जो कि मेरे अभिभाषण में दी गई हैं। देश के अत्यंत दुर्गम और पिछड़े जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का हमारा जो स्वप्न था वह महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम बहुत कम समय में ही साकार हो गया है। 95% जो 112 जिले हैं उनमें में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है 3 क्षेत्रों में: स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना। उन्होंने यहां तक कि कुछ राज्यों को पीछे कर दिया है जहां तक इन सुविधाओं का संबंध है। हालांकि इन जिलों के कुछ ब्लॉक्स अभी भी पिछड़े हुए हैं। 2022-23 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन जिलों के ऐसे ही ब्लॉक्स पर ध्यान दिया जाएगा। सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित हैं। विकास के लाभ से जो वंचित रह गए हैं, उत्तरीय सीमा के ऐसे ही गांवों को इस नए वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यहाँ के क्रियाकलापों में गांव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों, सड़क संपर्क, विकेंद्रित नवीकरण ऊर्जा की व्यवस्था है। दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता दी जाएगी। इन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान योजनाओं को एक में मिला लिया जाएगा। हम उनके परिणामों की विवेचना करेंगे और उनको लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे। 2022 में 100% 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन संभव होगा और नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा। यहाँ मोबाइल बैंकिंग होगी और एटीएम की सुविधा भी होगी और डाकघर के खाते से बैंक खाते के बीच बैंक का और पैसे का ऑनलाइन अंतरण भी हो जाएगा। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटर ऑपरेबिलिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन की सुविधा उपलब्ध होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक जैसे अभिनव कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, जिससे कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ यूजर जो देश के कोने कोने में फैले यूजर फ्रेंडली ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके।
इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए और अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जो कि पिछले बजट के लिए था, वह 2022-23 में भी जारी रहेगा और इससे हमें डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके तहत पेमेंट प्लेटफॉर्म के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने पर ध्यान दिया जाएगा जो इकोनॉमिकल और यूजर फ्रेंडली होता है। महोदय, मैं अगली बात पर अब बढ़ती हूँ। हमने हाल ही के वर्षों में देखा है कि 25,000 से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया गया है और 1,486 संघीय कानूनों को खत्म कर दिया गया है। हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की यह सरकार की जो मजबूत प्रतिबद्धता है उसको दर्शाती है। इसके तहत हमने काम किया है और हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा लोगों में विश्वास है उसको हमने यहाँ दर्शाया है। अब जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा। हम पूंजी की उत्पादक क्षमता और मानव संसाधन में सुधार लाने के लिए अपने प्रयास में राइट टू नो के स्थान पर राइट टू नो के सिद्धांत का और साथ ही साथ विश्वास आधारित शासन के सिद्धांतों का पालन करेंगे और इसमें आईटी सेतुओं के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तरीय व्यवस्था के संयोजन, नागरिक केंद्रित सुविधाओं के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस और मानवीकरण तथा पारस्परिक व्यापक अनुपालन के समापन में निर्धारित होगी ताकि हम इन सभी सुविधाओं को ठीक किया जा सके और इसके लिए हम नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा सहायता लेंगे। महोदय, एक सिंगल विंडो पोर्टल परिवेश जो कि सिंगल विंडो पोर्टल था, इसे 2018 में शुरू किया गया था। इससे अनुमोदन के लिए अपेक्षित समय में पर्याप्त कमी की जा सकी है। इस पोर्टल के दायरे को अब और बढ़ाने का हमने विचार किया है जिससे कि आवेदक जानकारी प्राप्त कर सकें। इकाइयों की अवस्थिति के आधार पर विशेष प्रकार के अनुमोदनों के बारे में जानकारी दी जाएगी और 4 जो अप्रूवल होते हैं उसे एक फॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन सीपीसी ग्रीन के माध्यम से ट्रैकिंग की जा सकेगी। ई पासपोर्ट, जो ई पासपोर्ट जारी किए जाने लगेगा जिसे एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके 2022-23 में किया जा सकेगा, जिससे नागरिकों को अपने विदेश की यात्रा करने में और अधिक सुविधा होगी। जब भारत 100 साल का हो जाएगा तो इसकी संभावना यही है कि हमारी आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी। इस स्थिति के लिए तैयार होने के लिए एक सुव्यवस्थित शहरी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इससे देश की आर्थिक क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा जिसमें जनसांख्यिकी लाभांश के लिए आजीविका संबंधी अवसर भी आते हैं। इसके लिए हम मेगा सिटीज के पोषण की जरूरत है। आसपास के क्षेत्रों को आर्थिक विकास के वर्तमान केंद्रों के रूप में विकसित करने की जरूरत है। दूसरी ओर हमें टायर 2 और टायर 3 शहरों में सुविधा प्रदान किए जाने की जरूरत है जिससे कि भविष्य के लिए इनको एक बाह्य कवच के रूप में तैयार किया जा सके। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने शहरों को जीवन के दीर्घकालिक रास्तों के केंद्र के रूप में देखें जिसमें सभी के लिए विशेषकर महिला और युवकों के लिए अवसर उपलब्ध हो। ऐसा होने के लिए शहरी नियोजन का सामान्य दृष्टिकोण का चलाना संभव है और इसके लिए हम ऐसे कुछ संगठनों का गठन करेंगे जो कि शहरी क्षेत्रों में क्षमता विकास, नियोजन, कार्यान्वयन और प्रशासन के बारे में सिफारिशी करेगा। शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। भवन संबंधी उपनियमों के आधुनिकीकरण, टाउन नियोजन योजनाएं, परिवहन उन्मुखी विकास लागू किया जाएगा।
इससे जन परिवहन व्यवस्थाओं के साथ लोगों के रहने और निकटता से कार्य करने संबंधी सुधार होंगे। सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं और अमृत योजनाओं के लिए दी जाने वाली केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता का लाभ टीओडी और टीपीएस के माध्यम से राज्यों को किया जाएगा। जहां तक भारत का विकास करने के लिए और शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान विकसित करने और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 5 मौजूदा शैक्षिक संस्थाओं को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।